नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, पूरा लेख विधा का अभिप्राय है ना। जो पूरा लेख है, जो पुराने लेख होते हैं, उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है। यानी कि जो अभिलेख होते हैं या शिलालेख होते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि पूरा लेख विधा से क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे सिक्कों का अध्ययन, है ना, सिक्कों का अध्ययन बताता है। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे शिलालेखों का अध्ययन। तीसरा ऑप्शन है आपका महाकाव्यों का अध्ययन और चौथा है भूगोल का अध्ययन। तो पूरा लेख विधा है ना, इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें आपके जितने भी अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करना ही आपका क्या कहलाता है, पूरा लेख विधा से इसका आशय होता है। इसमें क्या किया जाता है कि पहले जो राजा महाराजा थे वो अपने जो भी स्तूप बनाते थे या पत्थर या फिर ताम्रपत्र बोलते हैं ना, ताम्रपत्र, इन सब में क्या करते थे, उकेर देते थे या किसी चीज को लिख देते थे, चित्र बना देते थे। तो वही क्या कहलाता है, आपका शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है ना। आपने देखा होगा मंदिर की दीवारों पर कई चित्र उकेरे हुए होते हैं ना, मूर्तियां भी बनी होती है, कुछ लिखे भी होते हैं। तो ये सभी आपके शिलालेख के अध्ययन में आता है। इसको कई बार पूछा जाता है, अंग्रेजी में भी लिखा जाता है, तो इसे एपीग्राफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एपीग्राफ, है ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा, एपीग्राफ या एपीग्राफी भी कहते हैं ना, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो शिलालेखों का अध्ययन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और पहला ऑप्शन दिया है सिक्कों का अध्ययन, तो सिक्कों के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं, तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। और भूगोल का अध्ययन, भूगोल का अध्ययन मतलब क्या होता है, तो भूगोल मतलब जो आपके मानव से जुड़े हुए हैं और पर्यावरण, इन सब के बारे में अध्ययन करना ही आपका भूगोल का अध्ययन कहलाता है। तो इन पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और महाकाव्य का अध्ययन, महाकाव्य क्या क्या है, तो आपके बहुत सारे महाकाव्य, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, है ना, कामयानी, पद्मावत, ये सभी आपके महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, पूरा लेखों के विधा का अध्ययन आपका शिलालेखों का अध्ययन या एपीग्राफी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी, है ना। जो सिंधु घाटी आपका इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, उसकी मुख्य विशेषता क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे प्रकृति के बलों की पूजा। दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे व्यवस्थित शहरी जीवन। तीसरा ऑप्शन पशुचारण खेती और चौथा है आपका जाति समाज। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी मुख्य विशेषता क्या थी, वो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या थी, तो यहाँ पे था आपका नगर नियोजन प्रणाली, है ना। जो आपकी व्यवस्थित शहरी जीवन थी वो यहाँ पे व्यवस्थित हो। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। जो कि एक हड़प्पा संस्कृति की विशेषता थी। किसकी थी, हड़प्पा संस्कृति जो थी उसकी ये विशेषता थी। तो इसको आप याद रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति की विशेषता थी, है ना। जहाँ पे क्या है, नगर नियोजन प्रणाली देखने को मिली, जहाँ पे शहर की तरह जो नगर थे वो शहरों की तरह यहाँ पर बनाए गए थे, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, देवी माता की पूजा संबंधित थी, है ना। जो देवी माता है उसकी पूजा किससे संबंधित थी, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आर्य सभ्यता के साथ। दूसरा ऑप्शन है आपका भूमध्य सागरी सभ्यता के साथ। और तीसरा दिया है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। और फोर्थ ऑप्शन है उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी, ये आपसे
पूछा जा रहा है। तो देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? वो हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई थी। किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से जो है देवी माता की पूजा जो है जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे क्या किया जाता था? मोहनजोदड़ो में स्त्री है ना, स्त्री की मूर्ति मिली, जो आपने देखा होगा, जो डांसिंग गर्ल के नाम से फेमस है, उस तरीके से आपको एक मूर्ति मिली होगी, है ना, जिसे देवी कहा गया है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा भवन कौन सा है ना? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा मिला था? तो वहाँ पे आपको विशाल स्नानागार मिला था। क्या मिला था वहाँ पे? विशाल स्नानागार नहीं, स्नानागार नहीं था, वो क्या था आपका? धानागार, यानी कि वो आपका जो अनाज था, है ना, अनाज रखने का जो जगह था, अन्नागार बोलते हैं उसे, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे विशाल स्नानागार भी दिया है ना, तो यहाँ पे आपका धान्यागार या फिर कहें तो अन्न रखने का जो अन्नागार था वो सबसे ज़्यादा मिला था, है ना। कहाँ? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है ना। हड़प्पा जो सभ्यता है उसके सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है सर जॉन मार्शल, दूसरा है R.D. बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है दयाराम साहनी और चौथा है ए कनिघम। तो विद्वानों के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे इनमें से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका दयाराम साहनी, है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे दयाराम साहनी जो होगा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो और अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे हड़प्पा कौन से नदी के किनारे बसी है, तो कौन से नदी के किनारे बसी है? तो वो हो जाएगा आपका रावी नदी के तट पर। क्या हो जाएगा? तो इसको आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा जो है कौन से नदी के किनारे या कौन से नदी के तट पर पाई गई है। तो वो आपका रावी नदी के किनारे जो है पाई गई है या स्थित है ना। हड़प्पा की खुदाई जो है वो सबसे पहले हुई थी, है ना, इसी कारण इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, सबसे पहले आपका हड़प्पा की खुदाई जो है की गई, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो होगा दयाराम साहनी। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी, है ना। हड़प्पा जो समय था उसके समय एक रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई, वो पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका लोथल, दूसरा है दैमाबाद, तीसरा बनावली और चौथा दिया है कालीबंगा, है ना। तो कौन सा स्थान था जहाँ पे हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा जो है प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका दैमाबाद। क्या हो जाएगा? दैमाबाद, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र के, कहाँ है ये? महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र के आपके अहमदनगर में है। कहाँ है? अहमदनगर में है ना। अहमदनगर में आपका क्या है? दैमाबाद जो है हड़प्पा संस्कृति के समय जो है यहाँ पे रथ की एक प्रतिमा जो है प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? दैमाबाद। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और लोथल क्या है? तो लोथल जो है आपका एक बंदरगाह है, जो कि कहाँ है आपका? गुजरात में। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि हड़प्पन समय में जो रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई वो आपका कहाँ प्राप्त हुआ? दैमाबाद, महाराष्ट्र में है। वो महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है ना। तो आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है ना। मोहनजोदड़ो जो है आपका कौन से जिले में स्थित है, वो आपका पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका लरकाना, दूसरा है मोंटगोमरी, तीसरा ऑप्शन है सिंध और चौथा है आपका उधमपुर।
तो मोहनजोदड़ो जो है कौन से जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका लरकाना जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? लरकाना जिले में। और ये लरकाना कहाँ है? तो आपका ये है आपका पाकिस्तान। कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है ना। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपका लरकाना जिले में आपका मोहनजोदड़ो जो है स्थित है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की जो उत्खनन है ना, इसको किसने किया? तो ये आपका है रखाल दास बनर्जी है ना। इसको आप याद रखिएगा, रखाल दास जो है बनर्जी है ना, रखाल दास बनर्जी ने इसको क्या किया? उत्खनन किया। और अगर कब किया, अगर सन पूछा जाए तो ये आपका 1922 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1922 ईस्वी में इसकी उत्खनन जो है की गई। यहाँ पे आपका क्या क्या अवशेष मिले? तो यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा बड़ा जो था आपका क्या था? अन्नागार, स्नानागार है ना, जो नहाने के लिए था, स्नानागार था, वो आपका यहाँ पे देखने को मिले। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 लरकाना जो होगा, लरकाना जीरा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं ना। जो भारतीय शासन का एक प्रतीक शब्द है सत्यमेव जयते, ये किस ग्रंथ से लिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है उपनिषद मुंडकोपनिषद से, दूसरा है सामवेद, तीसरा ऑप्शन है ऋग्वेद और चौथा है आपका रामायण। तो जो भारतीय शासन के प्रतीक शब्द है सत्यमेव जयते, वो किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद ग्रंथ से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका मुंडकोपनिषद जो होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है सत्यमेव जयते? अगर आपसे पूछा जाए सत्यमेव जयते का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है सदा सत्य की विजय होती है। क्या होती है? सदा सत्य की विजय होती है ना, विजय होती है ना, इसका मतलब ये होता है। और इस शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है इस शब्द का किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। किन्होंने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन 1 मुंडकोपनिषद करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी, है ना। भारत में जो वर्ण व्यवस्था है वो किस लिए बनाई गई थी? पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे श्रमिक गतिहीनता, दूसरा है श्रम की गरिमा को मान्यता देने, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक उत्थान और चौथा है व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। तो भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका श्रम विभाजन के लिए, है ना। व्यावसायिक जो था आपका श्रम विभाजन करने के लिए जो है भारत में वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो व्यावसायिक श्रम के विभाजन के लिए इसको बनाया गया था। तो ऑप्शन डी आपका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है ना। भारतीय जो संगीत है उसका उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे ऋग्वेद की संहिता में, दूसरा है यजुर्वेद की संहिता में, तीसरा ऑप्शन दिया है सामवेद की संहिता में और चौथा ऑप्शन है अर्थवेद की संहिता में। तो भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका सामवेद, है ना। सामवेद जो है आपका संगीत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सामवेद जो होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद जो है आपका वर्ग विभेद रहित से संबंधित है ना, जिसमें सभी व्यक्ति जन के सदस्य
समझे जाते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है ना। ऋग्वेद में क्या क्या कहा गया है, तो इसमें नए शब्द, वर्ण है ना, वर्ण, रंग के अर्थ में है ना, रंग के अर्थ में, तथा कहीं कहीं पर क्या किया गया है, सामाजिक प्रतिष्ठा, और कहीं कहीं पर जो है व्यवसायिक चयन, इसके बारे में भी इसकी बताया गया है ना। जिसमें प्रारंभ में हम 3 ठो वर्ण का उल्लेख पाते हैं। कितने वर्ण, 3 ठो वर्ण, जिसमें आता है आपका ब्रह्म, उसके बाद आ जाता है आपका क्षत्र, और तीसरा आ जाता है आपका विश्य यानी कि वैश्य है ना। तो ये सभी जो है आपके यहाँ पे बटे गए हैं। तो यहाँ पे आपका पूछा गया था कि भारतीय संगीत, तो भारतीय संगीत किससे है आपका, सामवेद से। ऑप्शन नंबर 3 आपका सामवेद जो होगा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि जो 4 वेद है उसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है ना, सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।